दोस्तों, नेल्सन मंडेला कहते हैं, शिखर पर पहुंचकर ही आप अन्य शिखरों को लांघने की कला सीख सकते हैं और निश्चित उद्देश्य वाले व्यक्ति कुछ भी पा सकते हैं। स्वीट मॉर्डन कहते हैं, हीरों की खोज में ज्यादातर कोयला ही हाथ लगता है। मोल होता है तो सिर्फ हीरों का। खुदाई कर्ता का पूरा ध्यान हीरों की तरफ होता है, न कि कोयले की ओर, क्योंकि उसका लक्ष्य हीरो होते हैं, न कि कोयला। आइंस्टीन कहते हैं, अगर इस दुनिया का होने का कोई मकसद है तो इसमें हमारे होने का भी एक मकसद है। इसे खोज निकालो। ऑथर कहते हैं, पैसा उस छठी इंद्री के समान है जिसके अभाव में बाकी पांच भी निष्क्रिय हो जाती हैं। प्यार ही सब कुछ है, पैसा नहीं। सौभाग्य से मैं पैसों से ही प्यार करता हूँ। आप जानते हैं कि रुपया समस्त समस्याओं की जड़ है, परंतु क्या आपको पता है कि रुपये की जड़ कहाँ है? हम खुद ही खुद को धनवान बनने से रोकते हैं। हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, परंतु मरना कोई नहीं चाहता है। ऑथर कहते हैं, ये पुस्तक किसी की आलोचना करने के लिए अथवा आपको कोई नई फिलॉसफी सिखाने के लिए नहीं लिखी गई है। ये एक पूर्ण व्यावहारिक पुस्तक है जो हर उस स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से उपयोगी है जिसका उद्देश्य सफल एवं धनवान बनना है। ये पुस्तक उनके लिए है जो क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत को बिना उसकी गहराई में जाए जानना पसंद करेंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर बिना सवाल किए भरोसा और अमल करेंगे, जैसे कि आज मार्कोनी और एडिसन के सिद्धांतों पर किया जाता है। मेरा दावा है कि जो स्त्री और पुरुष इन नियमों का बेहिचक पालन करेगा, थोड़े ही समय में वो धनी हो जाएगा, क्योंकि ये नियम विज्ञान पर आधारित है। इसलिए आपका असफल होना पूर्णतः असंभव है। ऑथर कहते हैं कि गरीबी की कोई कितनी भी तरफदारी क्यों ना करे, फिर भी कोई इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता कि धनी बने बिना पूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव भी हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि धन भाव के कारण प्रतिभा प्रदर्शन और आत्मिक विकास के शीर्ष तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आत्मिक एवं प्रतिभा विकास के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है तथा धन के अभाव में उनमें से अनेक साधनों को पाना लगभग असंभव है। साधनों का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। अतः अर्थव्यवस्था के इस युग में धनी बनने के विज्ञान को हमें जानना ही होगा। ऑथर कहते हैं, निरंतर विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्नति को निरंतर योगदान देना हमारा पहला अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सर्वप्रथम आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की बाधा को दूर करें, तभी मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास के लिए तन मन से काम किया जा सकता है। अर्थात अपार धन सत्ता को प्राप्त करने अथवा प्राप्त करने के झंझट से मुक्ति को आपकी उन्नति का शुभारंभ माना जा सकता है। मानव जीवन का उद्देश्य कम में संतोष करना और संतुष्टि को जन्म देना तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप बड़ी सफलता को पाने की योग्यता रखते हैं तो फिर कम में संतोष क्यों किया जाए? प्रकृति भी उन्नति, प्रसार और विकास को पसंद करती है। अतः इस कार्य में सक्रिय योगदान देना हमारा धर्म बनता है और अल्प संतोष से बड़ा अन्य कोई पाप नहीं है। संपन्न एवं संपूर्ण जीवन जीने के लिए जो और जितना भी आपको चाहिए, अगर वो सब कुछ वर्तमान में आपके पास है तो आप अमीर हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो ये सब कुछ हासिल करने की योग्यता ना रखता हो। आज विकास की अंधी दौड़ में जीवन जीना इतना जटिल हो चुका है कि इसे सही ढंग से जीने मात्र के लिए अच्छी खासी पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सपने को भी साकार करना चाहता है, जो साधनों के उपयोग के बिना संभव ही नहीं है। तथा साधन जुटाने के लिए आपका आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। इस पुस्तक के सार को समझने के लिए खुले दिमाग से इन सभी बातों को समझना बेहद जरूरी है। धनवान बनने की कामना रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपकी इस इच्छा के पीछे धन, वृद्धि, पूर्णता और प्रचुरता की भावना छिपी होती है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से जीवन जीने की कामना न रखता हो, मेरी नजरों में वो असामान्य है। ठीक इसी प्रकार धन की प्राप्ति के लिए संघर्ष से परहेज रखने वाले व्यक्ति को भी असामान्य ही कहा जाएगा। ऑथर कहते हैं, आलसी मनुष्य किसी भी राष्ट्र की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। कठोर परिश्रम यही एक ऐसी चीज है जिसे करने से अधिकतर लोग कतराते हैं। मैं अपने ऐसे बहुत से दोस्तों को जानता हूँ जो डेंगे मारते नहीं थकते। मुझे 16 घंटे काम करना अच्छा लगता है। आगे बढ़ने की कामना के साथ अधिक घंटों तक काम करने में
मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है, सिवाय इसके कि इसमें आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य, परिवार, खुशियों तथा नींद के साथ आजीवन समझौता करना पड़ सकता है। परंतु जब आप दुनिया के सर्वाधिक धनी आदमी बनना चाहते हैं, तब आपके इस 16 घंटे की सीमित मानसिकता के साथ काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 1 घंटे काम करके आपको जितना लाभ मिलता है, 2 घंटे काम करके निश्चित ही आपको दोगुना लाभ मिलेगा। परंतु करोड़पति मानसिकता की पूर्ति के चलते आपको नए प्रकार के गणित को खोजना ही होगा। शायद आपको पता होगा कि सफलता कठिन परिश्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परंतु कठिन परिश्रम के घटने के साथ सफलता की दर में बढ़ोतरी होती है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि परिश्रम का मान शून्य कर दिया जाए तो असीमित सफलता तक पहुंचा जा सकता है। संपूर्ण विश्व कठिन परिश्रमियों से भरा पड़ा है, परंतु इसमें से बहुत ही कम लोग सफल हैं। अर्थात परिश्रम ही सफलता की कुंजी है कहने वाले लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। बड़ी सफलता चाहिए तो अपने अंदर कुछ भी न करने की योग्यता यानी कि एफर्टलेसनेस को पैदा करें, तभी सच्चे अर्थों में आप सफल बन सकेंगे। किसी भी कारखाने पर नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि जो जितना अधिक कठिन परिश्रम करता है उसे उतना ही कम वेतन दिया जाता है। ठीक इसके विपरीत कम मेहनत करने वाले लोगों को ही अधिक वेतन मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने शारीरिक बल का उपयोग करके यदि बिजली बनाने का प्रयास करे तो आजीवन कठिन से कठिन परिश्रम करके भी वो $4.30 से अधिक मूल्य की बिजली नहीं बना पाएगा। यानी कि अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम कठिन परिश्रम करके ही अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। हम अनंत ब्रह्मांड में रहते हैं। जिन लोगों को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ उनके लिए प्रचुरता की कोई कमी नहीं है, उन सभी के लिए यहाँ अपार धन संपदा है। यहाँ अभाव के चलते किसी को भी निर्धन नहीं रखा गया है। आप जो कुछ भी चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है तो बस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सही अवसर पर निरंतर प्रयास करने की। आप अमीर बनेंगे या नहीं, ये प्रचुरता के प्रति आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं लोग अमीर बनते हैं क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता पर संपूर्ण विश्वास होता है। वो एक सुनिश्चित दिशा में प्रयास करते हैं तथा अपना सपना साकार करने में दिन रात एक कर देते हैं। प्रचुरता का दूसरा नियम कहता है जो लोग फैसला नहीं करते वो स्वयं ही गरीब रह जाते हैं। बॉब जिन की पुस्तक ट्रेड रेस में एक बूढ़ा धनी व्यक्ति उस नौजवान जो उससे अमीर बनने का फॉर्मूला पूछने आया था से पूछता है, तुम्हें पता है अभी तक तुम अमीर क्यों नहीं बन पाए? अगर यही सवाल मैं आप लोगों से पूछूं तो इसका आप क्या जवाब देंगे? आज यही सवाल स्वयं के बारे में बहुत कुछ पता लगाने का एक माध्यम बन सकता है। मेरी सलाह यह है कि इसके जवाब में आप स्वयं को अमीर बनने से रोकने वाले कारणों की एक सूची तैयार करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पास ऐसा न कर पाने के 1000 से भी अधिक ऐसे बहाने होंगे जिनसे आपको प्यार हो चुका होगा, लेकिन अब समय आ चुका है कि इनसे पीछा छुड़ाया जाए। संसार भर में हजारों ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कठिनाइयों से पार कर पाना सीख कर अभूत सफलता प्राप्त की है। निराशा छोड़कर सफलता के लिए कमर कस लें। पूरी ईमानदारी के साथ उन बाधाओं को ढूंढ निकालें जिनके चलते अभी तक आप अमीर नहीं बन पाए। अतः हर अच्छे बुरे अनुभव से सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहने का फैसला करें। हम इससे अधिकतर लोग मानते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। शायद इसीलिए अधिकतर लोग कठिन परिश्रम के सहारे अपने सपने को साकार करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने विचारों की शक्ति का अंदाजा नहीं होता है। गौर करने पर आपको पता चलेगा कि 90% से भी अधिकतर लोग नकारात्मक विचारों के साथ अपने सपने को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं। चीनी दार्शनिक लाओ त्से के अनुसार जैसे जैसे आप अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचते जाएंगे, आप पाएंगे कि वहां आपके परिश्रम की नाम मात्र ही आवश्यकता होती है। अधिकतर लोगों का मानना है कि यदि वो प्रयास ही नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अर्थात कुछ भी हासिल करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें प्रयास करने होंगे। उद्देश्य जरूरी है। सच तो ये है कि कुछ भी होने अथवा करने के लिए आपके प्रयासों से अधिक उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा को जागृत करके आप अपने प्रयासों को न्यूनतम बना सकते हैं। ऐसे में आप शंका, भय, उतावलेपन, चिंता और अभाव से मुक्त हो जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए बजाय इसके कि आपको क्या नहीं चाहिए, समझें यही समय है सही शुरुआत का, और तब आपके सभी प्रयास परिश्रम से मुक्त हो जाएंगे। संभावनाओं के सभी द्वार खुलने लगेंगे और समस्त प्रकृति सपने को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। भूल कर भी तब तक अपने प्रयासों की शुरुआत ना करें जब तक कि आपका सपना आपकी नींद और चैन दोनों को ना उड़ा डालें।
आपके कीमती प्रयासों को शुरुआत देने का समय आ चुका है अथवा नहीं, ये जांचने के लिए अपने सपने पर गौर करें। यदि आपको इससे लेकर कोई संदेह महसूस होता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। तैयार होने पर आप स्वयं को परिश्रम और पीड़ा रहित अवस्था में खड़ा हुआ पाएंगे। ऐसे में अदृश्य शक्तियां आपका सपना साकार करने में आपकी पूरी मदद कर रही होंगी। बस आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही कम मेहनत करके वो सब कुछ पा लेते हैं जो और जितना बहुत सारे लोग कठिन परिश्रम के बाद भी पाने से वंचित रह जाते हैं। कहीं आपको ये नाइंसाफी तो नहीं लगता? आपको स्पष्ट कर दूं कि ये नियम आपने या मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। दुर्भाग्य से जो लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी कम ही बना पाते हैं वो लेवरेज के नियम के विरोधी होते हैं। अपने जीवन को कठिन मार्ग पर धकेलने के लिए वो स्वयं ही दोषी होते हैं। कुछ भी हासिल करने के लिए वो बस मेहनत का सहारा लेना जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है नो पेन नो गेन, अर्थात बिना पीड़ा की उपलब्धि की कामना करना व्यर्थ है। इकिगाई बुक समरी। दोस्तों, इकिगाई का मतलब होता है जीवन जीने की वजह। ये जीवन जीने का एक ऐसा हॉलिस्टिक अप्रोच है जो कहता है हमें अपने जीवन का उद्देश्य और अर्थ पता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों और क्या करने के लिए आए हैं। दोस्तों, अगर आप जापानी कल्चर को जानने में रुचि रखते हैं और अगर आप 100 साल तक जीना चाहते हैं या फिर अगर आप खुशी की तलाश में हैं तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ज्यादातर जापानियों का मानना है कि हर किसी के पास उसकी एक इकिगाई यानी कि डेस्टिनी होती है और उनका जन्म इससे पाने के लिए होता है। कुछ लोग अपनी इकिगाई जल्दी ढूंढ लेते हैं जबकि कुछ लोगों को इसमें समय लगता है। और अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो कोशिश जारी रखिए, क्योंकि एक दिन आपको अपनी इकिगाई जरूर मिल जाएगी जो आपके लिए सुबह उठने की वजह बनेगी। दोस्तों, हम में से कौन है जो स्वस्थ और मीनिंगफुल जिंदगी जीना नहीं चाहता? अगर इसका कोई राज है तो ओकिनावा आइलैंड पर इसका खुलासा भी हो जाता है। ये दक्षिणी जापान का एक द्वीप है। यहाँ 100 साल की उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसका रहस्य इकिगाई है। जापानी भाषा के हिसाब से इसका मतलब निकलता है कि जीने की वजह या काम करने की प्रेरणा। इससे आप अपने पैशन, स्किल, प्रोफेशन और सामाजिक जिम्मेदारी का निचोड़ भी कह सकते हैं। इकिगाई लंबे जीवन जीने का रास्ता बनाती है, यानी कि अगर आपने जॉब को अपना इकिगाई बनाया है तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल नहीं आना चाहिए। और अगर किसी तरह की हॉबी आपकी इकिगाई है जिससे आपको खुशी मिलती है तो उससे भी मत छोड़िए। ओकिनावा के लोग इस नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं और इस वजह से उम्र के आखिरी सालों तक एक्टिव रहते हैं। अगर उनको जबरन रिटायर कर भी दिया जाता है तो वो व्यस्त रहने के कुछ न कुछ तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि गार्डनिंग या कोई सामाजिक गतिविधि इत्यादि। दोस्तों, इस पक्के इरादे की वजह से उनको फायदा भी मिलता है। वहाँ 100 साल या इससे भी ज्यादा उम्र के लोगों पर हुई स्टडी ये बताती है कि इन लोगों में दिल की बीमारी या डिमेंशिया की दर बहुत कम होती है। इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए मानसिक और शारीरिक सेहत बेहद जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में तो फिर भी सोच लेते हैं, पर दिमाग की सेहत के लिए शायद ही कोई एफर्ट करता है। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने पर तबीयत बिगड़ जाती है, मेंटल एक्टिविटी में कमी भी तरह तरह की परेशानी को जन्म देती है, खास तौर पर न्यूरल प्रॉब्लम को। इसलिए दिमागी कसरत भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। यंग रहने का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रहना। अगर आप मन को सुकून देने वाले किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो खुद के लिए इससे अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस काम में आप सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से डूब जाते हैं। आपको लगता है कि ये काम आप सारी जिंदगी कर सकते हैं। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, पेंटिंग, और इस तरह की एक्टिविटी आपको एक लंबा जीवन जीने में मदद कर सकती है। दोस्तों, ये ऐसी अवस्था है जहां आप किसी काम में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरी कोई बात, चिंता या परेशानी का आप पर कोई असर ही नहीं होता है। यहाँ तक कि आपको समय का एहसास भी नहीं रहता है। आपने कभी किसी बच्चे को उसके मनपसंद खिलौने के साथ खेलता हुआ देखा होगा या किसी पेंटर को पेंटिंग करते हुए। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। दोस्तों, लोग चेस खेलकर, म्यूजिक में और यहाँ तक कि किताबों में भी अपने लिए फ्लो ढूंढ लेते हैं। इससे मन को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि आप देर तक एक ही चीज में खोए रहते हैं और उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग को घेर ही नहीं पाते हैं। आपका इकिगाई यानी कि आपके जीवन जीने का उद्देश्य ही आपको फ्लो स्टेट देगा।
और अगर इसके बाद भी कुछ भी कमी रह जाती है तो कोई ऐसी हॉबी डेवलप कर लीजिए जो इस कमी को पूरा कर दे। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि इकिगाई का कंसेप्ट जापान के ओकिनावा द्वीप पर स्थित ओगिमी गांव से हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस द्वीप पर सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोग रहते हैं। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य और लंबे जीवन जीने के लिए इकिगाई आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ के अच्छे और खुशहाल जीवन के राज को समझने के लिए हेक्टर गार्सिया ने इस द्वीप का दौरा किया और अपने लर्निंग को इकिगाई नामक बुक के रूप में दुनिया के साथ शेयर किया। दोस्तों, इकिगाई सिर्फ हमें सफलता ही नहीं दिलाता बल्कि हमारे जीवन में एक संतुष्टि पैदा करता है। हम सबके अंदर एक पैशन, स्किल, टैलेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनोखा कॉम्बिनेशन मौजूद है। जरूरत तो बस इसे समझकर आगे बढ़ने की है। आजकल की दुनिया में जिसमें तनाव बढ़ता ही जा रहा है, पहले से ज्यादा लोग डिप्रेशन इत्यादि का शिकार हो रहे हैं। इकिगाई को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों, इकिगाई के 4 पॉइंट। आपको जिससे प्रेम है, व्हाट यू लव। आप किस चीज में अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। दुनिया को क्या चाहिए, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। दोस्तों, यही 4 स्किल्स आपके इकिगाई को दर्शाते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जिसे आप अच्छे से कर भी सकते हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और जिससे करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, इकिगाई अपने मनपसंद नौकरी करने या करोड़पति बनने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इन सब से आगे बढ़कर एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है और जो आपको संतुष्टि प्रदान करता है। दोस्तों, इकिगाई हमारे बारे में ऐसी बात बताता है जो यूनिक है, हमारे अंदर छुपी हुई है। बस जरूरत है इसे ढूंढने की। एक सफल जीवन जीने के लिए इसे ढूंढना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पैशन की। पैशन, फीलिंग द फायर विद इन यू, जिसका मतलब होता है कि हम जिन चीज़ों के प्रति पैशन रखते हैं उन्हें करने में हमें अच्छा भी लगता है और हमें इन कामों को करने में महारत भी हासिल है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है और वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट उनका पैशन कहलाया जाएगा। दोस्तों, पैशन एक ऐसा पावरफुल इमोशन है जो हमें किसी काम में उत्कृष्टता पाने के लिए मोटिवेट करता है। जब हम किसी काम या किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं तो हमें उस काम को करने के लिए मेहनत करने से झिझक नहीं होती है। हम एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। चुनौतियों का सामना करने पर भी हम हार नहीं मानते हैं। आपको जो पसंद है उससे करने का महत्व। ऐसी चीज़ों को करने के कई सारे फायदे हैं जिन्हें करना हम पसंद करते हैं। ऐसी चीज़ों को करके तृप्ति या यूँ कहें कि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, क्योंकि इन कामों में हमारी महारत होती है। इसीलिए इनसे न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि हमारे अंदर ये भावना पैदा होती है कि हम दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। पैशन से उत्साह की भावना पैदा होती है और जब हम किसी काम को लेकर उत्साहित होते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। इतना ही नहीं, हम ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मिशन के बारे में। मिशन अ कॉल टू सर्व कहने का मतलब है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी दुनिया में ज़रूरत है और जिसको करना आप पसंद करते हैं तो वो आपका मिशन कहलाता है। मिशन न सिर्फ हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स के रूप में काम करता है बल्कि हमें ये एहसास भी कराता है कि हम खुद से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा हैं और इसमें बदलाव लाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, मिशन किसी के भी जीवन में सशक्तिकरण और अर्थ पैदा कर सकता है। ये जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है, हमें अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वोकेशन की। द अलाइनमेंट ऑफ स्किल एंड मीनिंगफुल वर्क कहने का मतलब है कि आपका वोकेशन ऐसी चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको मेहनताना भी मिल सकता है। ये एक तरह से अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग करके दुनिया में बदलाव लाने को दर्शाता है। जब आपका वोकेशन ऐसा होता है जिसमें आप अच्छे होते हैं तो इससे आपको संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, निस्वार्थ योगदान मिशन का मतलब है अपनी जरूरतों और इच्छाओं से आगे जाकर दूसरों की मदद करना। यह दुनिया में बदलाव लाने का एक तरीका है, भले ही ये कितना भी छोटा बदलाव क्यों ना हो। दुनिया को बेहतर बनाना। जब हमारे जीवन में कोई मिशन होता है तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कौशल और उद्देश्य का सामंजस्य के बारे में। वोकेशन एक ऐसी चीज को दर्शाता है जब आप अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग किसी बड़े उद्देश्य को पाने के लिए करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना या दुनिया में बदलाव लाने का कुछ काम करना। अपने एक्सपर्टाइज का क्षेत्र ढूंढना। अगर आपको कोई ऐसा वोकेशन मिल जाता है
जो आपके कौशल के अनुरूप है, तो आपको अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। न सिर्फ आप ऐसे काम को एंजॉय कर लेंगे, बल्कि ऐसे काम को करके आपको संतुष्टि भी मिलेगी। संतुष्टि की राह। व्यवसाय संतुष्टि की राह को आसान बनाता है, क्योंकि जब आप दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हैं तो आपको संतुष्टि आसानी से मिल जाती है। उपलब्धि की भावनाएं। आपका वोकेशन आपको उपलब्धि की भावना भी देता है। जब आप अपने काम के परिणाम देखेंगे तो आपने जो हासिल किया, आपको उस पर गर्व महसूस होगा। बोरिंग कामों से आगे बढ़ना। काम कितना भी बोरिंग क्यों ना हो जाए, अगर वो वोकेशन बन जाए तो वो भी करने में अच्छा लगने लगता है। आप जिस काम के लिए पैशन रखते हैं तो छोटे छोटे काम भी आनंददायक बन जाते हैं। एक आजीवन यात्रा। अपने व्यवसाय की खोज करना एक ऐसी यात्रा है जिसमें समय लगता है। जब तक आपको अपने लिए सही वोकेशन नहीं मिल जाता, तब तक धैर्य रखना और विभिन्न ऑप्शन का पता लगाते रहना चाहिए। ऐसा प्रोफेशन जो आपको सेटिस्फैक्शन दे थोड़ी मुश्किल से मिलेगा, लेकिन इसे ढूंढना बेहद जरूरी है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोफेशन मिल जाता है जिसके लिए आप पैशन रखते हैं, तो ये आपके काम को और अधिक मनोरंजक और संतुष्टिदायक बना सकता है। पैशन के लिए तालमेल बिठाना। जब आप अपने काम के लिए पैशनेट होते हैं तो न सिर्फ आप अपने काम में मग्न और मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि आप क्रिएटिव और इनोवेटिव भी हो जाते हैं। स्किल्स का लाभ उठाना। अपनी स्किल्स का उपयोग हम अपने काम को करने के लिए करते हैं, और जब हम अपने स्किल्स का उपयोग अपने जुनून के अनुरूप करते हैं तो हमें सफलता जल्दी मिल जाती है। दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करना। एक सेटिस्फाइंग प्रोफेशन वो है जो दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करता है और दुनिया में बदलाव लाता है। जब हम अपने स्किल्स और टैलेंट का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं तो हमारा प्रोफेशन और भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो जाता है। सही संतुलन ढूंढना। हमें अपने पैशन, स्किल्स और दुनिया की ज़रूरतों के बीच एक सही बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने पैशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि ये हमारे लिए एक अर्निंग का सोर्स बन जाए, और अगर हम दुनिया की ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ऐसा काम तो हो सकता है कि हमें काम ही ना मिले जिसमें आपको महारत हासिल है या जिसकी जीविका का साधन बन सकता है, और साथ ही साथ जो दुनिया की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। अपने पैशन को ढूंढना इकिगाई की ओर पहला कदम है। हालांकि अपने पैशन को ढूंढना जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ इकिगाई का एक छोटा सा हिस्सा है। इकिगाई को पाने के लिए अन्य 3 चीजें, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपने इकिगाई को ढूंढना एक सेल्फ डिस्कवरी की तरह है, और इसे सिर्फ तभी पाया जा सकता है जब आपको अपने पैशन, स्ट्रेंथ और वैल्यू के बारे में पता हो, और साथ ही साथ ये भी पता हो कि इनका उपयोग दुनिया में बदलाव लाने के लिए कैसे किया जा सकता है। पैशन को पहचानें। ऐसी चीज़ों को पहचानें जिन्हें करना आपको पसंद है या जिनके लिए आपके अंदर जुनून है। अपने स्ट्रेंथ को पहचानें। आप किस काम में अच्छे हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स और टैलेंट हैं। अपने वैल्यूज को समझें। वो कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, वो कैसी चीजें हैं जिसमें आप विश्वास रखते हैं। पैशन, स्ट्रेंथ और वैल्यू को कंबाइन करने का तरीका ढूंढें, प्रयोग करें और बेहतर बने। अलग अलग चीजें करके देखें और देखें कि आपको किस चीज़ में आनंद आता है और आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जैसे जैसे आप अपने बारे में सीखते हैं, आप बेहतर महसूस करेंगे। धैर्य रखें। इकिगाई ढूंढने में समय लगता है, इसीलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये तुरंत ना मिले तो हार मत मानिए और लगातार कोशिश करते रहें। आपका खान पान और जीवन शैली आपके स्वास्थ्य और उम्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आपको जीवन का एक ऐसा उद्देश्य मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे, तो आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, इम्परफेक्शन को स्वीकार करें। जापानी कल्चर में ये माना जाता है कि इम्परफेक्शन चीज़ें सबसे सुंदर होती हैं, जैसे टूटा हुआ कप। इस कंसेप्ट को वाबी साबी कहते हैं, जिसकी मदद से आप जिंदगी को और खुशी के साथ जी सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटक कर आप अपना समय और चैन बर्बाद करने से अच्छा है कि आप जिंदगी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लें। इस सोच की वजह से आप ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और कम तनाव लेकर एक लंबा जीवन जी सकेंगे। द मिरेकल मॉर्निंग बुक समरी, द 6 हैबिट दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जब जिंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई उम्मीद नज़र ना आए, तो एक बात याद रखें, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप निराश होकर जिंदगी से हार मान लें। उठें और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो जाएं। हेल एडरोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का चिराग जला सकता है।
उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में ना जाने कितनी ही बार मुश्किलों का सामना किया। वो अभी छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए उनकी मां बुरी तरह से चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी छोटी बहन, जो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के, ये बात बेहद दुखद थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थितियां हमेशा अस्थायी नहीं रहती हैं। ये हमें काफी कुछ सिखाती भी हैं। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से टकरा गया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई, न ही उसकी गर्लफ्रेंड को और न ही ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह से दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा से चलने लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज हुई। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से उठ नहीं पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद न सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागे। वो अपनी सारी इंप्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को ही देते हैं। 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपने अंदर छिपी अपार संभावनाओं को पहचानने की। इस बुक से जो 3 अति आवश्यक बातें उभर कर सामने आती हैं वो हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं, और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना होगा ताकि आप अपने गोल से तक पहुंच सकें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकें। दूसरा है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज अलग से टाइम निकालने की जरूरत होती है और सिर्फ तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तीसरा है, आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरीके से गुजारते हैं, जिसका मतलब सरल शब्दों में ये है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता तो मिरेकल मॉर्निंग आपको वो सारे तरीके बताएंगे जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। हम भी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस बुक में दिए गए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपना पूरा दिन अच्छे से प्लान कर सकते हैं। 95% रियलिटी चेक ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% लोग उन छोटी चीज़ों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाए। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो ये अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं, मगर अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल ना हो। इसलिए आप 3 स्टेप्स उठा सकते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप, सबसे पहले तो 95% वास्तविकता की जानकारी रखें। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयास के ही हथियार डाल दिए हैं। दोस्तों, एक बेहतर जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं आसान होगा, मगर वो जिंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। दोस्तों, हमें खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और साथ ही दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल की तरफ काम करते हैं वो कभी भी विफल नहीं हो सकते। दूसरा कदम है, उन कारणों को जानने की कोशिश करो जो तुम्हें साधारण बनाती हैं। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। हम यहाँ कुछ ऐसी वजहों को आपको गिना सकते हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही हैं। दोस्तों, हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीज़ों को ही याद करते रहना। दूसरा है, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना। तीसरा है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। चौथा है, बड़ी सोच से नफरत करना। पांचवा है, हर गलती को मजाक में लेना। तीसरा कदम है, वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही कीजिए। कल किसने देखा है, आपका कल कभी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं।
इसीलिए आपको जो भी करना है आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अलार्म की घड़ी बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते हैं और तभी उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो? तो यकीन मानिए आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन शुरू ही नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बहुत बुरा गुजरेगा तो अक्सर दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरोताज़ा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। ये हमारी नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की जरूरत पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने घंटे की नींद ली। अगर आप मानते हैं कि जितने भी नींद आपने ली वो काफ़ी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये आपको ज़रा सा भी मुश्किल नहीं लगेगा। मगर हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना ही होगा, और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लें कि आप सुबह क्या करेंगे। जब आप इस डिसीजन के साथ सोएंगे तो जाहिर है अगली सुबह ये बात आपको याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी 4 ऐसी चीज़ों को चुन लें जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। अपने अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रख दें। अलार्म घड़ी को पहुंच से दूर रखोगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने से थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर इसके बड़े फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। दोस्तों, पानी हमारे जीवन की आवश्यकता है। न सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर को एक नई स्फूर्ति देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फायदेमंद है। ये आपके आलस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। दोस्तों, बात करते हैं 6 हैबिट्स की जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जिसको हम सेवर्स के नाम से जानते हैं। सेवर्स का पहला लेटर है एस, यानी कि साइलेंस, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज है। हम सब जानते हैं कि आजकल की जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गया है, इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुनें, यह आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, एक अर्थ होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी कि खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। दोस्तों, खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। यह आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप एक महान हो तो आप जरूर महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। यह हम मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके दूर करें। दोस्तों, अपने भीतर झांक कर ही हम खुद से सवाल कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी इच्छाओं को उभार सकते हैं। ये आदत हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे। दोस्तों, आपकी इच्छाएं, आपका लक्ष्य क्या है, वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वो लोग जिनकी आप चिंता करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, वी का अर्थ होता है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेज बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है जहां कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा करते हुए देखता है। दोस्तों, ई का मतलब है एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। हमारा मन और दिमाग शांत होने लगता है, हमारी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है। ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्की हो सकती है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं, आपको उतने ही नए आइडियाज आते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं, आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नए आइडियाज हैं। ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। दोस्तों, एस का मतलब है स्क्राइबिंग, यानी कि लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपको मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा और बुरा महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। स्टील दिस बुक समरी। दोस्तों, अगर आप एक परफॉर्मर हैं या फिर आप स्पीकर बनना चाहते हैं तो फिर साल 2015 में रिलीज हुई बुक स्टील दिस आपके लिए ही लिखी गई है। आपके लिए इस किताब की समरी किसी गाइड से कम नहीं है। इस बुक के ऑथर माइकल पोर्ट हैं, जो कि पेशावर अभिनेता रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस को शब्दों के रूप में उतार दिया है। इस बुक के चैप्टर्स में बताए गए टिप्स और हैक्स की मदद से आप स्टेज में कब्जा कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये टिप्स आपको किस फील्ड में मददगार साबित होंगे। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भले ही आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको अभिनेता बनना है, इस किताब को आप एक गाइड की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप एक मैनेजर हैं या टीम लीडर हैं, या अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए ही है। अगर आपको भी पब्लिक के सामने परफॉर्म करने में डर लगता है तो फिर उस डर को एक तरीके से हराया जा सकता है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि पूरी दुनिया ही एक स्टेज की तरह है। उनका मतलब था कि हम सभी के अंदर एक अभिनेता छुपा हुआ है। क्या कभी आपको खुद के अंदर कुछ यूनिक नजर नहीं आया? आपका कोई जॉब इंटरव्यू हो, या फिर आपकी कोई प्रेजेंटेशन, या फिर आपको डेट पर जाना हो, लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ स्पेशल हो जाए, लेकिन आपके साथ स्पेशल कैसे होगा ये आपके हाथों में ही है। आपको इस समरी में इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आपको इस समरी में कई महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफी अच्छे से बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको भी रंगमंच से प्यार है, अगर आप भी पब्लिक स्पीकर या फिर बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो फिर इस समरी में कई बातें बताई गई हैं। तो फिर देर किस बात की, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने का प्रोसेस आप अभी से शुरू कर सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको बस इस किताब की समरी को पूरा सुनने की कोशिश करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको भी पब्लिक के सामने परफॉर्म करने में डर लगता है तो फिर उस डर को एक तरीके से हराया जा सकता है। आपके सामने 3 सिनेरियो हैं, उनके ऊपर विचार करना है। पहला, मैनेजर अपने बॉस के साथ परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग अटेंड करता है। दूसरा, एक यंग टैलेंटेड कॉर्पोरेट के महारथियों के सामने स्पीच दे रहा है। तीसरा, एक यंग टैलेंट बिजनेस इन्वेस्टर के सामने अपने आइडिया को पिच कर रहा है। अगर खुद को इस सिचुएशन में डालने के नाम से ही आपके पांव कांप रहे हैं तो फिर चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लाइव में आने से ही डर लगता है। यही कारण है कि गूगल में पब्लिक स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा बार सर्च किया जाता है। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर वीडियो डालते ही 90 मिलियन से ज़्यादा हिट आ जाते हैं। तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि पब्लिक स्पीकिंग के नाम से लोग इतना ज़्यादा क्यों घबराते हैं? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह का परफॉर्मेंस ही होता है। भले ही आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप एक तरह की एक्टिंग ही कर रहे हैं। आपको अपने अभिनय के दम से सामने वालों को इम्प्रेस करना है। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इसके बारे में कभी भी ट्रेन नहीं किया गया होगा और न ही आपको ये बताया गया होगा कि इसे कैसे करना है। चाहे कैसा भी पब्लिक परफॉर्मेंस हो, यह आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है। आप बिना कंफर्ट जोन के बाहर गए हुए एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते हैं और न ही एक अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकती है, और वो ये है कि हम सभी अभिनेता हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम सभी अभिनेता हैं, भले ही आपको इस बात का अंदाज़ा हो या ना हो। लेकिन आप हर रोज़ अपनी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या फिर आप अपने डेटिंग प्रोफाइल बनाते हैं, तो फिर आप खुद को एक स्पेशल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और वो भी एक तरह का अभिनय ही होता है।
उस समय आपका टारगेट यही होता है कि सामने वाला आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस हो जाए। आपका यही व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है जब आप अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात करते हैं, जब आप हॉलीडे में होते हैं, तो फिर आपकी एक्टिंग पूरी तरह से बदल जाती है। ये एक अच्छी खबर भी है। इसका मतलब साफ है कि आपको मालूम है कि रोल कैसे अदा किया जाता है। इसी समझ से आप अपने परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। इसको आप एक्टिंग के क्रैश कोर्स की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन इसको प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ मेथड जरूर सीखने चाहिए। अपनी सच्ची आवाज का उपयोग करना आपके परफॉर्मेंस को और अधिक भरोसेमंद बनाता है। हर रोल के लिए स्क्रिप्ट और कपड़ों की जरूरत पड़ती है। प्रोफेशनल के लिए ये चीजें बड़ी कॉमन सी हैं। जब भी हम काम पर होते हैं तो फिर हम उसी तरह की ड्रेस कोड में होते हैं। हमारी बातचीत भी उसी तरीके की होती है। हम अपने दोस्तों से जिस तरह से बात करते हैं वैसी बातें हम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं करते हैं। हर सोमवार की सुबह हम वैसे नहीं होते हैं जैसे हम संडे को थे। सोमवार की सुबह हम ऑफिस के ड्रेस कोड में रहते हैं। दोस्तों, ये एक्ट है लेकिन ये काफी जरूरी भी है। हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो चीजें बुरी तरह से उलझ जाएंगे। अगर अकाउंट डिपार्टमेंट का आदमी हर हिसाब में अपने लेट नाइट बिल्स लगाने लगेगा तो फिर कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अपने रोल को निभाने के चक्कर में खुद को नहीं भूलना। खुद के बिलीव्स होते हैं, खुद के सिस्टम्स होते हैं, खुद के एक्सपीरियंस हैं जिनकी मदद से आपकी पर्सनालिटी बनती है। यही एक्सपीरियंस बताते हैं कि आप असलियत में कौन हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आप अपने असल आवाज़ की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि परफेक्शन मोड में जाने की कोशिश मत करिएगा, ओरिजिनल पर्सन बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपकी यूनिक हिस्ट्री है, आपकी ज़िंदगी की यूनिक कहानी को आप खुद ही जानते हैं। इसलिए इस कहानी के नायक बने और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप अलग हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं, चीज़ों को अडेप्ट करना जानते हैं। हमने पहले ऑथेंटिसिटी के बारे में बात की है, लेकिन उस टर्म को ठीक से समझाया नहीं है। आखिर ये होता क्या है? कई बार इसे ऐसा समझा जाता है कि आप खुद के प्रति सच्चे हैं या नहीं। ये गलत भी नहीं है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि यहाँ किस पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, कौन से सेल्फ के बारे में बात हो रही है। साल 2015 में साइकोलॉजिस्ट हरमानिया ने हार्वर्ड बिजनेस में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि सेल्फ कंसेप्ट से हमारी ग्रोथ भी रुक सकती है। इसी के साथ ही साथ इससे हमारे अंदर अडेप्ट करने की क्षमता भी बढ़ सकती है। चलिए अडेप्टेबिलिटी को थोड़ा अनपैक करने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो अलग अलग रोल्स में स्विच कर लेते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो अडेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई आर्मी ऑफिसर जो समय का काफ़ी पाबंद होता है, लेकिन जब वो घर में अपने बच्चे के सामने आता है तो कुछ और ही हो जाता है। दोनों ही किरदार में वो ऑथेंटिक हो जाता है। जब भी किसी के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ बहुत अधिक हो जाता है तो फिर उनके अंदर सिंगल और बिना बदलने वाली सोच डेवलप हो जाती है। ऐसी सोच का व्यक्ति अपने अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाता है। उसकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आ ही नहीं सकते। ऐसे इंसान अधिकतर अपने पर्सनालिटी से संघर्ष ही करते रहते हैं। हमेशा सेम रोल प्ले करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा ऑथर क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने के पीछे एक रीज़न है, और वो ये है, ऐसा करने से कॉन्फ्लिक्ट तैयार होते हैं, साथ ही साथ आपकी क्षमता भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक कॉमेडियन हैं जो बिग बजट मूवी डायरेक्ट करना चाहता है, लेकिन जब वो इन्वेस्टर से मिलेगा तो उसे सीरियसनेस के साथ अपनी बात रखनी पड़ेगी। उसे उस समय जोक मूड में नहीं रहना चाहिए। कभी भी जोक्स के ऊपर कोई करोड़ों रुपए क्यों लगाएगा? दोस्तों, अलग अलग किरदार के ऊपर मास्टर हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस डे टू डे लाइफ में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि नजरिया पैदा करिए, नजर अपना आप ही सही हो जाएंगी। मौजूदा समय को महसूस कीजिए, बेहतर लिसनर बनने की कोशिश कीजिए। डायलॉग ऑफ द डे के बारे में तो सुना ही होगा। यह ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो लोग एक दूसरे की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो बिना एक दूसरे को सुने हुए ही उस मौके का इंतजार करते हैं जब वो अपने बात को दूसरों को सुना सके। आपको याद रखना चाहिए कि लोग आपकी बात तभी सुनेंगे जब आपके अंदर उनको सुनने की क्षमता होगी। आज के दौर में एक फ्रस्ट्रेट करने वाला माहौल दिखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक दूसरे को सुन नहीं सकते तो फिर आप कभी भी अपनी बात को बेहतर तरीके से रख ही नहीं पाएंगे। एक्सपर्ट इस बात को अपने ट्रेनिंग के दौरान ही समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कभी भी अप टू द मार्क नहीं होगी। एक बेहतर अभिनेता वही हो सकता है जिसे ये पता होगा कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है। आसान भाषा में कहा जाए तो अच्छे अभिनेता को बेहतर श्रोता होना जरूरी है।
इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप लिसनिंग को एक स्किल्स की तरह देखने की शुरुआत कीजिए। अब समय आ गया है कि आप स्किल्स को बेहतर करने के लिए काम भी शुरू कर दें। न्यूरो साइंटिस्ट फिल ब्रेंड जी बताते हैं कि अगर आपके अंदर लिसनिंग की हैबिट है तो फिर आपका फोकस बहुत अच्छा रहता है। आपको पता रहता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है। गुड लिसनिंग के साथ साथ एक और स्किल्स की ज़रूरत भी होती है, और वो ये है कि क्या आप मौजूदा समय में रहते हैं। यानी कि क्या आपको मालूम है कि बीइंग इन मोमेंट में रहना क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस समय में ऑडियंस में से कुछ लोगों का ध्यान अपनी किताब में रहता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लोग आपकी बातें ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। अगर आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रहेंगे तो आप फिर से उनसे कनेक्शन बना सकते हैं।